ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस का मीनिंग समझते हैं कि इंश्योरेंस बेसिकली क्या होते हैं। वैसे तो हमने इसका मीनिंग समझा हुआ था जब हमने इंश्योरेंस कंपनी पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में इंश्योरेंस का मीनिंग समझाया था। फिर भी यहाँ पर देखो, इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। तो इंश्योरेंस जो होता है वो दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें एक पार्टी जो है ये प्रॉमिस करता है दूसरी पार्टी को कि फ्यूचर में जाकर अगर आपको किसी भी इवेंट की वजह से लॉस होता है तो मैं जो है उस लॉस को पूरा कर दूंगा, मैं आपको जो है फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब जिस पर्सन का लॉस को पूरा किया जाता है, जिस पर्सन को इंडेमनीफाई किया जाता है, ठीक है, वो बदले में क्या पे करता है, एक प्राइस पे करता है सामने वाले पर्सन को, जो उसके लॉस को पूरा करने के लिए प्रॉमिस कर रहा है, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रीमियम। क्लियर है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी भरोसा देती है कि अगर फ्यूचर में जाकर किसी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से आपको लॉस होता है तो जितना भी लॉस होगा वो मैं आपको यहाँ पर पूरा कर दूंगा। ठीक है, और उसके ऑपोजिट जो दूसरी पार्टी जिसको ये भरोसा मिलता है, प्रॉमिस मिलता है, वो क्या करती है, बदले में एक अमाउंट पे करती है सामने वाले पर्सन को। उस अमाउंट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रीमियम। ठीक है, अब आप इसी के बारे में आगे हम इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो, जब भी कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, बेसिकली हमने देखा ना, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। जब भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये जितने भी प्रिंसिपल आगे हम पढ़ेंगे उनका उसमें मौजूद होना जरूरी है। और अगर किसी भी प्रिंसिपल का यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है, उसको नहीं दोनों पार्टीज, जो हमारा इंश्योरेंस है और जो इंश्योर्ड पार्टी, अगर वो पूरा नहीं करते तो उस केस में जो हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड हो जाता है। ठीक है, वो सही नहीं होता, उसको इन्फोर्सिएबल हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते। ठीक है, अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो जनरली देखो, जो हमारा इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो इंश्योरेंस का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स पढ़े होंगे। ठीक है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स होते थे, प्रिंसिपल्स होते थे, जिनको फॉलो करना जरूरी होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। जैसे कि हमारा जो उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, सभी पार्टीज जो है म्यूचुअली एक दूसरे से सलाह मशवरा करके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किसी भी जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। तो ये तो बेसिक से प्रिंसिपल्स होते हैं, ये तो हर कॉन्ट्रैक्ट में जो है अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस की कॉन्ट्रैक्ट में ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो तो अप्लाई होते हैं, साथ के साथ हमारे कुछ यहाँ पर एडिशनल प्रिंसिपल्स भी अप्लाई होते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी पर्सन की लाइफ पे जो है इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है, मतलब उस पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके फैमिली को यहाँ पर जो है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को और अच्छा बनाने के लिए कुछ और प्रिंसिपल जो है यहाँ पर फॉलो करने जरूरी होते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के। क्लियर है। अब ये प्रिंसिपल्स क्या है, तो एक एक करके हम यहाँ पर इसको देखते हैं। तो पहला प्रिंसिपल हमारा देखो क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, चाहे हमारा इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई दूसरा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जब दो पार्टीज आपस में मिलकर जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो यहाँ पर देखो एक भरोसा होता है दोनों पार्टीज का। ये एक एसेंशियल कंडीशन होती है कि ये जो पार्टीज है ना वो एक दूसरे के प्रति जो है वफादार रहें, फेथफुल रहें। यानी कि ये जो है, ठीक है, जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग, अगर बिजनेस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ए पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर एक मटेरियल फैक्ट जो कि जरूरी इन्फॉर्मेशन है बी पर्सन को प्रोवाइड करे, ताकि फ्यूचर में जाके इसको किसी भी तरह का लॉस ना हो। ऐसे बी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में जो है सामने वाले पर्सन को सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्टली यहाँ पर प्रोवाइड करे। क्लियर है आपको। तो ऐसे ही जब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो इस प्रिंसिपल के अंदर जो हमारा इंश्योरर होता है, जो इंश्योरेंस हमारी कंपनी होती है, और जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, जो इंश्योरेंस करवा रही होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है अपने रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर प्रोवाइड करे। इंश्योरेंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि वो जो है किन किन कंडीशंस में क्लेम मिलेगा और किन किन कंडीशन में क्लेम नहीं मिलेगा उसके बारे में बताना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर यहाँ पर कोई पर्सन लाइफ इंश्योरेंस बना रहा है तो इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जो है इसको बतानी जरूरी होती है, चाहे पर्सन मांगे ना मांगे। ये पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योरर की कि वो जो है हर इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करे। क्लियर है। ऐसे ही जो हमारा यहाँ पर बी पर्सन है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको यहाँ पर हर डिटेल इंफॉर्मेशन बताए। जैसे कि अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है बी पर्सन, है ना, तो ये सभी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या, वो कोई नशा वगैरह तो नहीं करता, तो उन सभी रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करना यहाँ पर जरूरी होता है। क्लियर है। तो इस यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ होता है। इसमें दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है अपने रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करे। जो हमारा इंश्योर्ड पर्सन है जब भी वो
एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा इंश्योरेंस लेते वक्त, तो उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी करेक्टली उसका आंसर करना इसके लिए जरूरी होता है। और अगर अगर बाई चांस ऐसा होता है कि कोई भी मटेरियल फैक्ट जो जरूरी था, ठीक है, वो डिस्क्लोज नहीं की जाती, जैसे मान लो अगर इंश्योर्ड पर्सन है जो, ठीक है, उसको यहाँ पर उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, उसको बहुत बड़ी कोई बीमारी थी, है ना, तो इसने लाइफ इंश्योरेंस कराया, पर इसने जो है उस बीमारी के बारे में इंश्योरर कंपनी को नहीं बताया, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट यहाँ पर नहीं बताया गया, तो इस केस में जो हमारा ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, वो वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल का मतलब कि जो हमारा इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी है, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, और वो जो है कोई भी कंपनसेशन यहाँ पर पे नहीं करेगी। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल था अटमोस्ट गुड फेथ का। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिंपल मीनिंग है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, उसी चीज का इंश्योरेंस करवा सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट का मतलब उसका कोई मॉनेटरी फाइनेंशियल कोई उस पर इंटरेस्ट हो, यानी कि अगर वो चीज को कुछ हो जाता है ना, तो उसको यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस जो है होगा। जैसे एग्जाम्पल के एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, इसके पास एक कार, ठीक है, एक कार है, इसके ऊपर इस पर्सन की ऑनरशिप है, मतलब कि ये इस कार का मालिक है। तो देखो अगर ये कार बाई चांस चोरी हो जाती है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसकी वजह से ए पर्सन का यहाँ पर क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, मॉनेटरी लॉस होगा। तो इस पर्सन का क्या है, इसमें इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट है, तो ये पर्सन जो है इस कार का ही जो है इंश्योरेंस करवा सकता है। इसके ओपोजिट मान लो एक ए पर्सन है, ठीक है, एक ए पर्सन है जिसके पास कार नहीं है, ठीक है, उसके पड़ोसी की एक कार है, यहाँ क्या है, उसके पड़ोसी के पास एक कार है। तो अब देखो ये कार टूटे फूटे इसका एक्सीडेंट हो, इससे इसको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसका रिलेशन ही नहीं है उसके साथ, ये तो पड़ोसी की कार है। अगर इसको कुछ होता है तो पड़ोसी को यहाँ पर नुकसान होगा। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ए पर्सन है वो इस कार का इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। क्लियर है आपको? कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो इंश्योरेंस करवा रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो उस चीज का इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। क्लियर है? ये तो बात होगी हमारी जनरल इंश्योरेंस की, जब हम चीजों की बात कर रहे हैं, लॉस होने की बात करें। ऐसे ही जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है, अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात है तो उसमें भी हम उसी पर्सन का इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिसके साथ हमारा जो है कोई रिलेशन हो, ब्लड रिलेशन हो, ठीक है। हाँ, जैसे कोई पर्सन है वो अपनी वाइफ का करा सकता है, अपने बच्चों का करा सकता है, अपने पेरेंट्स का करवा सकता है ना, क्योंकि उसके साथ उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट है, उनका रिलेशन है, तो ये चीज होनी यहाँ पर जरूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। कौन सा? हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब आपको पता है, किसी का लॉस पूरा करना, किसी को अगर कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसको कंपनसेट करना, उसका मतलब होता है इंडेमनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो किया जाता है लॉस को कवर करने के लिए, यानी कि किसी केस में अगर लॉस होता है तो उसको पूरा करने के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं, ना कि प्रॉफिट करवाने के लिए। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से आपको जो लॉस हुआ होता है, ठीक है, आपको जो यहाँ पर लॉस हुआ होता है, ठीक है, आप उसी का क्लेम ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, उससे ज्यादा का नहीं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब भी कोई यहाँ पर हादसा होता है, कोई भी लॉस होता है, तो जो कंपनसेटेड अमाउंट होगी वो इक्वल होगी यहाँ पर एक्चुअल लॉस के। यानी कि अगर आपको किसी केस में कोई भी लॉस होता है तो कंपनसेटेड जो अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगी वो आपके एक्चुअल लॉस से ज्यादा नहीं हो सकती, उसके इक्वल ही होगी। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक बिल्डिंग का, आपने यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया था, ठीक है, कितने का? 5 लाख रुपए का। कितने का? यहाँ पर 5 लाख रुपए का आपने यहाँ पर इंश्योरेंस करवाया था, ठीक है। अब देखो आपके बिल्डिंग को आग लगी, ठीक है, यहाँ पर एक बिल्डिंग को जो है यहाँ पर आग लगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो लॉस हुआ वो कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए का हुआ। कितने का हुआ? हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 लाख रुपए का लॉस हुआ। पर आपने इंश्योरेंस कितने की कराई थी? 5 लाख रुपए। और आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो और कहते हो कि भाई देख मेरे को लॉस हुआ है, मैंने 5 लाख का यहाँ पर इंश्योरेंस कराया था, तो मुझे 5 लाख रुपए दे, ठीक है। तो अगर इस केस में अगर इंश्योरेंस आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए दे देती है तो 3 का आपका लॉस है, पर 2 लाख का यहाँ पर क्या है? प्रॉफिट है। क्या है? यहाँ पर 2 लाख का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल आ जाता है, वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। ये आ जाता है, ये कहता है जितना आपका लॉस हुआ है उतना ही आपको पैसा मिलेगा, क्लेम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 लाख रुपए ही यहाँ पर पे करेगी। क्या करेगी? 3 लाख रुपए ही पे करेगी। अब कईयों का यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मान लो यहाँ पर
6 लाख का लॉस हो जाए, मतलब कि आपने ली थी सिर्फ 5 लाख की पॉलिसी, पर आपने जो है 6 लाख रुपए का आपका लॉस हो गया, आपने कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो है अपनी बिल्डिंग में रखी थी। तो इस केस में आपको जो मैक्सिमम अमाउंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 5 लाख रुपए, क्योंकि आपने जो प्रीमियम पे किया है सामने वाले पर्सन को वो 5 लाख तक का ही पे आएगा, वो ज्यादा क्यों आपको पे करे, है ना। उन्होंने सिर्फ आपको प्रॉमिस किया था कि जो लॉस होगा वो मैं पूरा कर दूंगा, ऐसा थोड़ी कहा था कि जो भी लॉस होगा सारा का सारा पूरा कर दूंगा। 5 लाख के अंडर आएगा तो वो कर देगा, वरना नहीं, ठीक है। 5 लाख से ज्यादा पैसा एक भी वो नहीं देगा। क्लियर है आपको। ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जिसमें किसी के लॉस को कहा गया है कि लॉस से ज्यादा पैसा यहां पर नहीं मिल सकता। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, पहले मैं आपको सब्रोगेशन का मीनिंग यहां पर समझा दूं कि सब्रोगेशन बेसिकली होता क्या, ठीक है। तो उसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पर देखो एक पर्सन ए था, एक पर्सन बी था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी नहीं, यहाँ पर मान लो एक बैंक है, ए पर्सन को ना यहाँ पर लोन की जरूरत पड़ी, ये बैंक के पास जाता है और 50,000 रुपए का यहाँ पर लोन लेता है। कितने का, 50,000 रुपए का लोन लेना चाहता है। पर बैंक क्या कहता है, यहाँ पर बैंक क्या कहता है कि मैं आपको ऐसे लोन नहीं दे सकता, आप मुझे किसी ट्रस्टेबल पर्सन की जो है यहाँ पर मुझे गारंटी ला के दो जिसपे मैं भरोसा कर सकूं। तो यहाँ पर एक बी पर्सन था, एक बी पर्सन था, ठीक है, जिसका ए के साथ भी रिलेशन अच्छा था और बैंक के साथ भी, मतलब बैंक को इस पर्सन के ऊपर पूरा भरोसा था। तो इस बैंक ने आके बी पर्सन ने आके इस ए पर्सन की गारंटी दे दी कि ये जो 50,000 रुपए है ना, ये जो 50,000 रुपए है ना, ठीक है, ये आपको टाइमली ये वापस कर देगा, आप इसको लोन दे दो, ठीक है। और अगर किसी केस में ये ए पर्सन जो लोन नहीं दे पाता है तो उस केस में इसकी पेमेंट मैं आपको कर दूंगा, आपको टेंशन की बात ही नहीं है। तो बैंक ने क्या किया यहाँ पर, इसकी गारंटी पे 50,000 का लोन इसको दे दिया, किसको दे दिया, ए को दे दिया। बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि जो ए पर्सन उसने डिफॉल्ट कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पर, डिफॉल्ट कर दिया, इसने पैसा देने से मना कर दिया, ठीक है। अब देखो नॉर्मल केस की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल केस की बात करूं, है ना, जब मान लो अगर ये बी पर्सन इन्वॉल्व भी नहीं, ठीक है, अभी आपने मान के चलना कि बी पर्सन है, अगर ये दोनों ही इन्वॉल्व होते, क्या होते, ये दोनों ही इन्वॉल्व होते। अब जैसे ही इसने डिफॉल्ट किया, इसने क्या किया, डिफॉल्ट किया, जो बैंक है वो इसके अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन लेगा, इसके ऊपर केस करेगा और इससे अमाउंट को रिकवर करेगा। इसके पास सारे के सारे राइट्स हैं जिसकी हेल्प से वो जो है इसके ऊपर केस करके जो अमाउंट है इसकी, अगर कोई एसेट वगैरह थी, सिक्योरिटी वगैरह थी, है ना, अगर गिरवी रखी होती तो उसको बेच के जो है अमाउंट रिकवर करता, ठीक है। तो ये तो हो गए नॉर्मल केस की बात। पर इसमें क्या हुआ, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें बी पर्सन ने गारंटी दी हुई थी, इसीलिए बैंक ने सोचा कि इतना मैं झंझट क्यों लूंगा, मैं क्यों केस कुछ फाइल करूं, ये पर्सन के पास पैसा है, इसने गारंटी दी है, इसलिए इसने जो है 50,000 रुपए इसी पर्सन से ले लिया क्योंकि इसने गारंटी दी हुई थी, है ना। अब जैसे ही यहाँ पर देखो बी पर्सन ने, क्योंकि इसने गारंटी दी, 50,000 रुपए बैंक को दे दिए। अब देखो, अब जो बैंक के राइट्स थे ना, बैंक के पास क्या क्या राइट्स थे, ए पर्सन के ऊपर केस करना, उसकी कोई एसेट वगैरह उसको बेच के अमाउंट को रिकवर करना, ये सारे राइट्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसके पास, बी के पर्सन के पास, किसके पास, बी पर्सन के पास। अब जो है बी पर्सन सब कुछ कर सकता है, इसके ऊपर केस कर सकता है, इसकी कोई एसेट होगी तो उसको बेच के वो रिकवरी कर सकता है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सब्रोगेशन। जब एक पार्टी से, किसी एक पार्टी से, ठीक है, जो है जो राइट्स वगैरह होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरी पार्टी के पास। क्यों होते हैं, क्योंकि उसने जो है कंपनसेट कर दिया होता है सामने वाली पर्सन को, इसने 50,000 रुपए दिए, ठीक है, तब जाके बैंक के जो राइट्स है इसके पास आए। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सब्रोगेशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में देखो क्या होता है, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी जो है लॉस को पूरा कर देती है, ठीक है, लॉस को पूरा कर देती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास इंश्योर्ड पर्सन के सारे राइट्स आ जाते हैं। यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, सब्रोगेशन मींस रिप्लेसमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ अ एश्योर्ड इन अ फेवर ऑफ इंश्योर। यानी कि जो एश्योर्ड पर्सन था, जिसको कंपनसेट कर दिया गया है लॉस पूरा करने पे, ठीक है, उससे वो राइट्स किसके पास चले गए, इंश्योरर के पास। अब इसको भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर देखो पर्सन ए है, इसके पास कार थी, इसने कार की इंश्योरेंस करवाई हुई थी, ठीक है, 5 लाख की मान लो यहाँ पर इंश्योरेंस कराई थी, इसकी कार का हो गया एक्सीडेंट, यहाँ पर बी पर्सन ने यहाँ पर कर दिया एक्सीडेंट, ठीक है। तो अब देखो इसका मान लो कि 5 लाख रुपए का ही नुकसान हो गया, कार पूरी जल गई, है ना। तो अब देखो जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो ए पर्सन को क्या कर देगी, यहाँ पर कंपनसेट कर देगी, 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली है वो कंपनसेट कर देगी, ठीक है। अब देखो जो इंश्योरेंस कंपनी है, अब वो क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी ये जो पैसा है वो बी पर्सन से रिकवर करेगी। देखो अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो जो ए पर्सन है वो ये सारे काम करता, बी से पैसा लेता, उससे उसके खिलाफ केस करता, पर क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेट कर दिया है तो इसका अब रोल खत्म है, ठीक है। इस कार के भी ऊपर भी ऑनरशिप किसकी आ गई, इंश्योरेंस कंपनी की आ गई, उसको बेच के जो भी पैसा आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा और बी पर्सन से भी पैसा वही यहाँ पर रिकवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कंपनसेटर, अगर कोई लॉस हुआ है और उसको कंपनसेट कर दिया गया है तो उस केस में जो राइट्स ऑफ ऑनरशिप है वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे इंश्योरर कंपनी के पास। वो जो कार थी, चाहे वो कबाड़ कार थी, जली हुई थी, फिर भी उसके ऊपर राइट, ओनरशिप राइट किसका हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी का हो जाता है, और वही जो है उसको बेच के अमाउंट भी रिकवर करती है। क्लियर है।
तो ये हमारा कौन सा था यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, कैसे यहाँ पर पड़ती है। तो यहाँ पर देखो, अगर कोई पर्सन सेम चीज का मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेता है, जैसे कि मान लो एक पर्सन ए है, इसके पास एक कार थी, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 10 लाख रुपए। ये ज्यादा सेफ्टी के लिए इसने क्या किया ना, एक इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर एक्स थी, वाई थी, जेड थी, तो इसने क्या किया, इन तीनों के पास जो है यहाँ पर इंश्योरेंस करवा ली, ठीक है। 10 लाख की वैल्यू थी कार की, तो इसने क्या किया, 10-10 लाख की इन तीनों के पास जो है इंश्योरेंस करवा दी। तो इसने क्या किया, एक ही सब्जेक्ट मैटर, एक ही चीज पे मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योरेंस करवा दी। तो इस केस में हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है अराइज होता है, ठीक है। ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, कि यहाँ पर देखो, अगर बाई चांस ये पर्सन ने चाहे तीनों के साथ इसने लोन लिया हो, इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई हो तीनों के साथ, क्लियर है, तीनों के साथ, पर जब भी इसको लॉस होगा, मान लो इसकी कार फिर से जल गई और 10 लाख रुपए का इसको लॉस हो गया, तो इस केस में जो इसको टोटल अमाउंट मिलेगी ना क्लेम की, वो 10 लाख की होगी, ठीक है। चाहे इसने इसके पास भी 10 लाख की कराई हो, इसके पास भी 10 की कराई हो, इसके पास भी 10 कराई हो, पर इसको जो अमाउंट मिलेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, इंडेमनिटी का प्रिंसिपल आपने पढ़ा, जो एक्चुअल लॉस हुआ वही यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कह रहा है, कि अगर देखो यार, इस पर्सन ने तीनों के पास जो है करवाई हुई है इंश्योरेंस पॉलिसी, तीनों को प्रीमियम पे कर रहा है, तो ये जो 10 लाख रुपए का प्रीमियम है वो तीनों मिलके ही पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पर एक पर्सन एक्स कहे कि भाई देख मैं नहीं करने वाला, तू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों मिलकर जो है यहाँ पर इसकी कंट्रीब्यूशन की करेंगे, इसको पैसा पे करेंगे। अब देखो वो डिपेंड करता है कि कितना प्रीमियम यहाँ पर पे किया था ए पर्सन ने, ठीक है। प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हिस्सा ये पे करेगा। हो सकता है कि एक्स जो है क्लेम का जो 40% पे करे, ठीक है, ये जो है 20% पे करे, और ये हमारा 20% पे करे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मान लो 40%, ठीक है। ऐसा हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि तीनों मिलकर ही यहाँ पर पे करेंगे। और किसी केस में, अगर किसी केस में जो है एक इंश्योरेंस कंपनी ने सारा कंपनसेशन दे दिया, टोटल कंपनसेशन अगर एक ही कंपनी दे दिया, मान लो कि एक्स कंपनी ने सारा क्लेम दे दिया, 10 का 10 लाख रुपए यहाँ पर क्लेम दे दिया, तो उस केस में इसके पास राइट होता है कि वो जो बाकी इंश्योरेंस कंपनीज है ना, उससे जो है वो अमाउंट रिकवर करे। क्लियर है आपको। तो ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए क्या आपको यहां तक क्लियर है। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। मैसेज करते रहा करो ताकि मुझे भी पता लगता रहे आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखें। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पर देखो फिर से वही बात कि ये पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट है। तो यहाँ पर देखो, अगर कोई यहाँ पर हमारा जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस होता है, किसी भी चीज जिसका हमने इंश्योरेंस करवाया था उसका जो लॉस हुआ है, और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि इसका एक्चुअली में लॉस का कारण क्या है, मतलब कि लॉस होने के 3-4 कारण हमें अगर यहाँ पर दिख रहे हैं, तो उस केस में प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट जो है यहाँ पर यूज होता है। क्लियर है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मान लो एक पर्सन था जिसने लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई थी। क्या करवाई हुई थी, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर करवाई हुई थी, है ना। और क्या हुआ कि लाइफ इंश्योरेंस ए पर्सन ने यहाँ पर करवाई हुई थी, इसको कोई यहाँ पर डिसीज थी, हार्ट प्रॉब्लम थी, ठीक है। और क्या हुआ कि इसका मार्केट में जो है एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से इसको जो है हार्ट प्रॉब्लम हुई और इसकी जो है डेथ हो गई। अब देखो जो इंश्योरेंस कंपनी वो आइडेंटिफाई नहीं कर रही है कि इसकी डेथ का मेन रीजन क्या है, क्या वो एक्सीडेंट है या फिर जो हार्ट की प्रॉब्लम थी उस वो रीजन है, ठीक है। तो उस केस में जो है इस प्रिंसिपल का यूज होता है, और इसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो फाइंड आउट करती है कि जो मेन रीजन है वो क्या है यहाँ पर इसकी डेथ होने का। क्लियर है। और अगर जो प्रॉक्सिमेट हमारा जो रीजन है, जो मेन रीजन है वो हमारा नहीं सेट बैठता, जो हमने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर करवाया था, तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंपनसेशन नहीं देती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर बोला था कि हमने आपका लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया है ए पर्सन का, ठीक है, और आपकी अगर यहाँ पर डेथ सिर्फ और सिर्फ हार्ट डिसीज से होती है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट डिसीज से होती है, तो उस केस में ही मैं आपको जो है यहाँ पर कंपनसेशन दूंगा, उसके अलावा नहीं दूंगा, ठीक है। और क्या हुआ कि यहाँ पर इसके एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में देखो क्या हुआ कि इसकी जो है डेथ हो गई, है ना। अब जो इंश्योरेंस कंपनी वो फाइंड आउट करेगा रीजन क्या, ठीक है। अब रीजन आपको कई दिख रहे होंगे कि एक्सीडेंट भी रीजन है, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम भी इसको पहले से थी, है ना,
और भी कोई यहाँ पर बीमारी हो सकती है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा रीजन को, और जो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन लगेगा जिसकी वजह से यहाँ पर डेथ हुई है उसको जो है अप्रोक्सीमेट रीजन मान लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को लगा, उसने फाइंड आउट किया जो इसका डायरेक्ट और नियरेस्ट कॉज है वो हार्ट डिसीज है, तो उस केस में वो पेमेंट कर देगा, वो क्या करेगा यहाँ पर जो है पेमेंट यहाँ पर कर देगा। पर अदरवाइज अगर ये सही नहीं बैठता, इसको लगता है कि ये जो इसकी डेथ हुई है वो हुई है एक्सीडेंट की वजह से, तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पेमेंट नहीं करता। क्लियर है आपको? क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। ये बहुत ही सिंपल सा हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा इंश्योर्ड पर्सन होता है, जिसकी इंश्योरेंस की होती है इंश्योरेंस कंपनी में, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी उसका प्रॉपर्टी वगैरह का लॉस होता है, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है उस लॉस को कम करे। यानी कि ऐसा ना हो सोचे कि यार इंश्योरेंस तो करवाइए, पैसा तो मिल ही जाना, होना होने दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो अगर यहाँ पर एक ए पर्सन है, उसने यहाँ पर जो है बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया 5 लाख रुपए का, और इस बिल्डिंग को मैं जो है आग लगी, क्या लगी यहाँ पर बिल्डिंग में आग लग गई, और ये जो पर्सन है ऑनर यहीं पे खड़ा था, इसके पास मौका था कि वो जो है इस आग को कम करे और लॉस को थोड़ा सा यहाँ पर कम कर दे, पर ये चुपचाप यहाँ पर खड़ा रहा। क्या रहा? चुपचाप खड़ा रहा, देखता रहा और सोचता रहा कि चलो 5 लाख की तो बिल्डिंग है, 5 लाख का इंश्योरेंस भी करा, ये तो मुझे मिल ही जाएगा, तो मेरे को क्यों इतनी मेहनत करनी है ना। तो इस केस में देखो, इस केस में क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो यहाँ पर मना कर सकती है क्लेम देने से, क्योंकि ये प्रिंसिपल बताता है कि लॉस को मिनिमाइज करना सामने वाले पर्सन की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर पॉसिबल कोशिश करे जिससे कि जो लॉस है वो कम से कम किया जा सके। क्योंकि देखो इंश्योरेंस कंपनी में भी यहाँ पर पैसा देना है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी में भी पैसा देना, और ये जेन्युइन सी बात है यार। जब कोई पर्सन यहाँ पर किसी का लॉस होता है, उसकी कोशिश होती है कि यहाँ पर कम से कम यहाँ पर लॉस हो। क्लियर है आपको? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिनके ऊपर एमसीक्यू बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो आपने ये अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसी से पता लगेगा कि आपका इंश्योरेंस जो चैप्टर है उसमें आपकी कितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। ठीक है, तो यहाँ से एमसीक्यू जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस। तो जो हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बेसिकली जो पर्सन यहाँ पे इंश्योरेंस करवाते हैं, उनको मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ब्रॉडली एक होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है हमारे यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस का आप लोग को पता है, जिसमें एक पर्सन की लाइफ पे जो है इंश्योरेंस किया जाता है। अगर किसी केस में उसकी जो डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद उसकी फैमिली को जो है फाइनेंशियल हेल्प जो है वो दी जाती है, ताकि उस पर्सन की जो डेथ हुई है उससे उनकी जो फैमिली पे फाइनेंशियल क्राइसिस आना था वो यहाँ पर थोड़ा कम हो सके। और जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं ना, उससे उसको जो रिस्क हो सकता है फ्यूचर में, फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं उसको कवर करने के लिए हम जनरल इंश्योरेंस यहाँ पर करवाते हैं। क्लियर है? तो एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे और इसकी टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस में पहला हम लाइफ इंश्योरेंस देख लेते हैं। तो ये देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस पॉलिसी और इंश्योरेंस कंपनी में, एक पर्सन और इंश्योरेंस कंपनी में, जिसमें जो इंश्योरर है वो क्या प्रॉमिस करता है कि वो एक सम ऑफ मनी पे करेगा। ठीक है, वो सम ऑफ मनी पे करेगा, कब पे करेगा? अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन और आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। यानी कि जो इंश्योरर पर्सन है वो क्या प्रॉमिस कर रहा है कि अगर किसी भी टाइम आपकी जिसने भी इंश्योरेंस कराई उस पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो वो एक लमसम अमाउंट जो है उसकी फैमिली को पे कर देगा। और अगर किसी केस में वो पर्सन जो है बच जाता है, मतलब कि सर्वाइव कर जाता है, उसकी डेथ नहीं होती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे 20 साल 40 साल, तो उसके बाद एक लमसम अमाउंट जो है उसको यहाँ पर पे कर दी जाएगी। क्लियर है आपको? तो इसमें पर्सन की लाइफ पे जो है यहाँ पर इंश्योरेंस करवाया जाता है, और ऑब्वियस सी बात है इसमें भी प्रीमियम पे किया जाता है। अब जो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं वो भी हमारे कई तरह के होते हैं। ठीक है, जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस होते हैं वो यहाँ पर हमारे कई तरह के होते हैं। जो इंपॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस है वो हमारे यहाँ पर देखो, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस और एंडोमेंट इंश्योरेंस, और भी हमारी है वो हम आगे यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला देखो हमारा क्या है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान। क्या है हमारा यहाँ पर? टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो नाम से आपको क्लियर होगा, टर्म, टर्म का मतलब होता है एक फिक्स पीरियड। तो ये ऐसे इंश्योरेंस प्लान होते हैं जिसमें देखो आपको जो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है? जो भी इंश्योरेंस करवा रहा होता है पर्सन को, उसको प्रॉमिस किया जाता है कि अगर आपकी जो डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में आपकी फैमिली को जो है पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, उस पर्सन की, ए पर्सन की, है ना। तो जो टर्म इंश्योरेंस प्लान होते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही ये जो है प्रॉमिस किया जाता है। जैसे ही वो टाइम पीरियड ओवर हो जाता है ये प्रॉमिस भी खत्म हो जाता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर एक ए पर्सन था, इसने एक इंश्योरेंस कंपनी से जो है इंश्योरेंस करवा ली, और इंश्योरेंस जो करवाई थी वो सिर्फ और सिर्फ कितने की कराई थी? 40 साल।
क्या है 40 साल का, यानी 40 नहीं 80 का कर लेते हैं, ठीक है 80 साल तक। मतलब कि ए पर्सन ने कहा था कि 80 साल तक के मुझे इंश्योरेंस चाहिए, यानी कि 80 साल तक अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे घर वालों को ये पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ने ये कर लिया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और इंश्योरेंस आप ये देखो, अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है तो ये जो सेफ्टी है ना, ये जो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने की जो प्रॉमिस किया गया वो सिर्फ और सिर्फ 80 ईयर्स तक ही किया गया है। यानी कि अगर ये जो ए पर्सन है उसकी इन 80 साल में, ठीक है, जब वो 80 साल का हो जाता है, अगर उसके बीच बीच में इसकी डेथ हो जाती है तो इसका पैसा इनकी फैमिली को मिल जाएगा। अदरवाइज अगर ये कहीं पर्सन 80 साल से ज्यादा सर्वाइव कर गया, 80 साल से ज्यादा सर्वाइव कर गया तो इसको एक भी रुपए नहीं मिलेगा। यानी कि 80 साल पूरे होते ही अगर ये अगले दिन ही इसकी डेथ हो जाती है तो इसको 0 पैसा मिलेगा। इसको जो भी प्रीमियम मिला था वो जो भी इसने प्रीमियम पे किया था वो सभी का सभी यहां पर जो है वेस्ट हो गया। क्लियर है? तो यहां पर देखो, दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस फर्निशेस प्रोटेक्शन फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर। अभी जो प्रोटेक्शन इनमें दी जाती है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स में दी जाती है, वो डिपेंड करता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो कितने सालों तक यहां पर बोला गया था, ठीक है। इट टर्मिनेट्स विद नो मैच्योरिटी वैल्यू। जब ये टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट का मतलब जब टाइम पीरियड इसका ओवर हो जाता है तो कोई भी यहां पर वैल्यू नहीं मिलती है इंश्योर्ड पर्सन को, एक 0 पैसा मिलता है, सारा का सारा प्रीमियम जो है इसका चले जाता है। नेक्स्ट देखो, द फेस अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इज पेबल ओनली इफ द इंश्योर्ड डेथ अकर्स। जो फेस अमाउंट है यानी कि जो पॉलिसी की अमाउंट है, लमसम अमाउंट है, वो सिर्फ तभी मिलेगी अगर जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है, अदरवाइज नहीं होता। अब आप सोचोगे कि क्यों करवाएं ऐसा, है ना, जिसमें पैसा बाद में हमारा डूब ही जाना है। तो देखो, जो टर्म इंश्योरेंस प्लान होते हैं इसमें जो प्रीमियम होता है वो कम होता है, ठीक है। अगर आप अदर से कंपैरिजन करो, जब आगे हम पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ बताता रहूंगा। जो टर्म इंश्योरेंस प्लान होते हैं उसमें क्या होता है कि जो प्रीमियम होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, पर जो अमाउंट मिलनी होती है, लमसम अमाउंट मिलनी होती है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है, ठीक है। 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे होते हैं और प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कम होते हैं। क्लियर है? तो सब अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको करवाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या है हमारा यहाँ पर? होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पर देखो ये कुछ कुछ सिमिलर है, सिमिलर है हमारा किसके, टर्म इंश्योरेंस प्लान के, ठीक है। पर इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर देखो एक वर्ड आपको मिल रहा है, क्या है? होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या है? होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इस पॉलिसीज में जो प्रोटेक्शन दी जाती है ना वो होल लाइफ के लिए दी जाती है। यानी कि अगर यहाँ पर मान लो ए पर्सन है, उसने यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी से ठीक है, यहाँ पर मान लो एक ए पर्सन है, उसने इंश्योरेंस कंपनी से जो है इंश्योरेंस करवा ली, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर करवा ली। कौन सी? होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पर देखो ये पर्सन जो ए पर्सन है उसकी पूरी लाइफ में अगर इसकी डेथ हो जाती है, पूरा कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, जितना साल ये जीता है, जितना साल जीता है, ठीक है, तब तक ये प्रीमियम पे करेगा। उसके बाद जैसे ही इसकी डेथ हो जाए इसकी अमाउंट जो है उस फैमिली को मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो ये डिफरेंस क्या है टर्म इंश्योरेंस प्लान में और होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में। टर्म में क्या था, एक फिक्स पीरियड, मतलब जैसे 80 साल, ठीक है, यहाँ पर 90 साल, ऐसा फिक्स पीरियड। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जब तक आदमी जिएगा, जब तक आदमी जिएगा, पर्सन जिएगा, ठीक है, तब तक वो प्रीमियम पे करेगा और लास्ट में जैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी उसको पैसा यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन पर्सन की तो डेथ होनी है ना। तो इसमें देखो बस यही बात है कि प्रीमियम फिर लेट तक पे करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा टाइम जिया तो उसको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा, अगर जल्दी डेथ होगी तो प्रीमियम उनको कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ओवर वन एंटायर लाइफ टाइम। जो पर्सन की पूरी लाइफ टाइम है, ठीक है, चाहे वो 100 साल हो, 120 साल हो, जितनी भी हो, तब तक जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और जैसे ही इसकी पर्सन इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होती है उसको यहाँ पर पैसा मिल जाता है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो, इट प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ द फेस अमाउंट अपॉन द इंश्योर्ड डेथ रिगार्डलेस व्हेन डेथ अकर्स। मतलब कि ये नहीं देखा जाता कि डेथ कब होती है, देखो टर्म पूरा हो गया नहीं हुआ, जैसे ही डेथ हुई तब उसको यहाँ पर जो है पैसा मिल जाता है। क्लियर है आपको? क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अब देखो ये जो पॉलिसी है ये दोनों से यहाँ पर डिफरेंट है। इसमें अगर आप कंपैरिजन करोगे तो दोनों के ही जो है यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। पहला, इसमें डेथ भी कवर हो रही है। दूसरा, इसमें जो है जब मेच्योरिटी पीरियड हो जाता है, मेच्योर हो जाते हैं हमारे, तो उसके बाद हमें लमसम अमाउंट भी मिलती है। तो यहाँ पर देखो क्या, एंडोमेंट पॉलिसी इज अ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स लाइफ कवरेज। इसमें लाइफ कवरेज मिलती है। जैसे ही मान लो किसी पर्सन लाइफ इंश्योरेंस करवाई है, उसकी डेथ होगी तो एक लमसम अमाउंट जो है उसकी फैमिली को यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है? बट पेज अ सम ऑफ मनी इफ द पॉलिसी होल्डर इज स्टिल अलाइव आफ्टर अ एग्रीड पीरियड। यानी कि अगर यहाँ पर एक फिक्स पीरियड के लिए इंश्योरेंस करवाई थी, मान लो यहाँ पर मान लो कि 80 साल तक, मतलब उसकी जो उम्र है वो 80 साल तक हो जाएगी, उस पीरियड तक जो है उसने यहाँ पर इंश्योरेंस करवाई थी,
तो देखो अगर ये 80 साल में उस पर्सन की ए पर्सन की यहाँ पर डेथ हो जाती है तो 80 साल में उसकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट तो मिल ही जाएगी। दूसरा, अगर किसी केस में ये जो ए पर्सन है वो इस 80 साल से सर्वाइव कर जाता है, यानी कि वो 81 साल का हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही 80 साल पूरे हो जाएंगे तो ये जो पर्सन है वो इंश्योरेंस कंपनी से एक अमाउंट क्लेम कर सकता है। तो एक लमसम अमाउंट जो है इसको यहाँ पर मिल जाएगी, जो भी फिक्स हुई होती है, प्रीमियम के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है। तो डिफरेंस क्या हुआ, पहला कि इसमें लाइफ कवर भी मिल रहा है, दूसरा कि अगर बाई चांस सर्वाइव कर गया, ठीक है, तो उसका पैसा भी नहीं डूब रहा है, उसको पैसे यहाँ पर मिल जाएंगे, एक लमसम अमाउंट उसको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है आपको? अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें जो प्रीमियम होता है वो हाई होता है पर जो अमाउंट होती है वो कम होती है। अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस से अगर आप कंपैरिजन करो तो इसमें प्रीमियम हाई होता है, ठीक है, और जो अमाउंट होती है वो जनरली कम होती है कंपैरिजन अगर आप उससे करोगे। क्लियर है आपको? ये हमारा कौन सा प्लान था यहाँ पर, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, मनी बैक प्लान और कैश बैक प्लान। ठीक है, तो नाम से आपको क्लियर हो गया, मनी बैक पैसा वापस आना और कैश बैक जैसे हम कोई सामान खरीदते ना तो हमें कैश बैक आता है, तो ऐसे ही देखो ये जो इंश्योरेंस प्लान होता है इसमें क्या होता है कि आप जो है आप यहाँ पर कोई भी इंश्योरेंस करवाते हो, कोई भी यहाँ पर इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको जो इंश्योरेंस आपने करवाई होती है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको जो है पीरियोडिकली कुछ अमाउंट यहाँ पर मिलने लग जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मान लो एक ए पर्सन है, उसने ये वाला जो है मनी बैक प्लान और कैश बैक प्लान जो है उसने इंश्योरेंस करवा ली, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर करवा ली, ठीक है, इसने टोटल जो है 15 सालों के लिए यहाँ पर इंश्योरेंस करवाई है। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, फिक्स टाइम पीरियड मान लो 10 साल के बाद, 10 साल के बाद इसको जो है कुछ कुछ पैसा, ये जो इसकी टोटल अमाउंट इसको मिलनी है ना जो इसने प्रीमियम पे किया है उसका कुछ कुछ पैसा जो है इसको वापस आने मिल जाए। जैसे कि मान लो 10 साल बीतते ही, ठीक है, मान लो इसने 50,000 की यहाँ पर इंश्योरेंस करवाई थी कि टोटल इसको 50,000 की वैल्यू मिलेगी, पर क्या हुआ कि जैसे 10 साल पूरे हुए तो इसमें से 5,000 रुपए से आ गए 11वें साल, ठीक है, फिर 12वें साल फिर से 5,000 रुपए आ गए, है ना, ठीक है। तो आप देखोगे कि एक कैशबैक इसको रिसीव हो रहा है, क्या हो रहा है, एक कैशबैक रिसीव हो रहा है। और जैसे ही मेच्योरिटी पीरियड होता है, जैसे ही मान लो कि 15 सालों के लिए कराया था, 15 साल पूरे होते हैं तो इसको एक जो फिक्स्ड अमाउंट थी जो बाकी रह जाती है वो भी यहाँ पर मिल जाती है। तो डिफरेंस क्या है कि पहले वाले केसेस में क्या था कि एक लमसम अमाउंट या तो पूरे पीरियड में ही मिलेगी या फिर सिर्फ डेथ होने के केस में ही मिलेगी। इसमें क्या है कि मेच्योरिटी पे तो अमाउंट मिल ही रही है, साथ के साथ बीच में जो है इसको थोड़ा कैशबैक भी मिलता रहता है, इसको फाइनेंशियल हेल्प जो है मिलती रहती है। तो यहाँ पे देखो अंडर दिस प्लान सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सम एश्योर्ड, जो टोटल सम एश्योर्ड का मतलब जो जिस चीज का जितने पैसों का इंश्योरेंस कराया, जैसे कि 50,000 हो गया है ना, 1 लाख रुपीज हो गया, ठीक है, इज रिटर्न टू द इंश्योर्ड पर्सन, ये वापस किया जाता है किसे, जो हमारा इंश्योर्ड पर्सन है जिसने इंश्योरेंस करवाई थी, ठीक है, एज अ सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट का मतलब कि अगर वो जीता है, अगर तो यार देखो डेथ हो गई तो उस केस में तो वो सारा अमाउंट उसको मिल ही जाना है, उसके घर वालों को ही मिल ही जाना है, पर क्योंकि वो जी रहा है, ठीक है, वो सर्वाइव कर रहा है, तो इसीलिए उसको थोड़ी अमाउंट जो है यहाँ पर रिटर्न कर दी जाती है। नेक्स्ट, आखिरी जो पैसा होता है जैसे ही टर्म पूरा हो जाता है तो बाकी का जो पैसा है वो भी इसको मिल जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। कौन सा हमारा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके बारे में आजकल आपने बहुत यहाँ पर सुना होगा। तो देखो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो डुअल बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ आती है। मतलब अगर आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हो इससे आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। हमारे पास जब भी पैसा आता है, देखो जब भी हमारे पास पैसा आता है तो हम उसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं, देखो इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, हम उसको जो है मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हमें उससे जो है ज्यादा रिटर्न मिले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने कुछ पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ को इंश्योरेंस पॉलिसी में करवा लेते हैं। पर जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या करता है, हमें ये दोनों बेनिफिट ही प्रोवाइड कर देता है। यानी कि अगर आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदते हो तो उस केस में आपको जो है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो मार्केट में उसका भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, साथ के साथ जो आपका लाइफ कवर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी आप प्रीमियम पे करते हो, ठीक है, आप जो भी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हो उस प्रीमियम को इंश्योरेंस कंपनी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट का वो क्या कर देती है, मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है, क्या कर देती है, मार्केट में इसको इन्वेस्ट कर देती है, इक्विटीज में, डिबेंचर्स में, वो अपने हिसाब से यहाँ पर करती है। दूसरा हिस्सा ये जो है आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो है वो लगा देती है। तो इससे आप देखो एक तो लाइफ कवर आपको मिल जाता है, ठीक है, दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट की भी यहाँ पर फैसिलिटी जो है यहाँ पर मिल जाती है। क्लियर है? अब जैसे ही मेच्योरिटी होती है तो ये जो पैसा है, ठीक है, ये जो पैसा है वो सामने वाले पर्सन को यहाँ पर मिल जाता है और इसकी अमाउंट जो है जनरली हाई होती है क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट से भी यहाँ पर मनी जो है रिसीव हो रही है, मतलब क्लेम का पैसा तो आपको मिलता ही है, साथ के साथ जो आपका पैसा यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्ट हुआ है उससे भी आपको जो है बेनिफिट यहाँ पर मिलता है और रिटर्न आपकी यहाँ पर बढ़ती है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो यूनिट लिंक्ड इज इंश्योरेंस
प्लान दैट ऑफर द डुअल बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू फुलफिल योर लॉन्ग टर्म गोल्स। हम इससे लॉन्ग टर्म गोल्स को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। इससे हमें लाइफ कवर भी मिलता है, साथ के साथ जो है हमें यहाँ पर जो हमारे इन्वेस्टमेंट गोल्स भी होते हैं वो भी यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, एन्युटी प्लान। ठीक है, अब एन्युटी प्लान्स को हम पेंशन प्लान्स भी कहते हैं। तो नाम से आपको क्लियर हो गया पेंशन क्या होती है। जब कोई पर्सन जो है वो उसकी उम्र हो जाती है, ठीक है, वो रिटायर हो जाता है, तो उसको जो है थोड़े पैसों की ज़रूरत होती है, पर उसको इनकम का सोर्स उसका बंद हो गया होता है क्योंकि काम पर से तो वो रिटायर हो गया, काम करने के लायक अभी वो है नहीं क्योंकि उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है। तो पर पैसों की तो रिक्वायरमेंट उसे है ही। तो इस केस में क्या होता है कि पर्सन क्या करते हैं, एन्युटी प्लान्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि जब उनको उनकी रिटायरमेंट हो तो उसको जो है एक लमसम अमाउंट जो है मिलती रहे, ताकि उनका जो रेगुलर खर्चा है वो यहाँ पर निकलता रहे। तो लोग क्या करते हैं, एन्युटी प्लान्स में जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर एन्युटी प्लान्स क्या होते हैं, इनेबल्स वंस टू रिसीव पेमेंट्स रेगुलरली फॉर अ लाइफ टाइम। उसका पूरा लाइफ टाइम है जो उसमें वो रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो एनुअली हो, सेमी एनुअली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, एक अमाउंट जो है रेगुलर बेसिस पे जो है वो उनको मिलता रहता है। उसके लिए उन्हें जो है एक अमाउंट जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करनी जरूरी होती है। मतलब जब वो कमा रहे होते हैं, उनके पास पैसे हैं, वो क्या करते हैं, अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद उनको जो है रेगुलर इंटरवल पे जो है पैसे मिलते रहते हैं। अब ये जो एन्युटीज होती हैं वो मेनली हमारी जो है दो तरीके की होती है। ठीक है, जो एन्युटीज होती है वो मेनली हमारी दो तरीके की होती है। पहली देखो क्या है, इमीडिएट एन्युटी। क्या होती है हमारी यहाँ पर इमीडिएट एन्युटी। इसमें देखो क्या होता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, यानी कि इमीडिएट एन्युटी प्लान जो है वो लेते हो इंश्योरेंस कंपनी से, तो जो एन्युटी, जो आपको पेमेंट रिसीव होनी होती है ना, वो इमीडिएट ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब जैसे ही आपने ये पॉलिसी ली, इमीडिएट एन्युटी की पॉलिसी ली, आपको जो है रेगुलर बेसिस पे पेमेंट आनी जो है शुरू हो जाती है। उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इमीडिएट एन्युटी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो द एन्युटी पेमेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट्स इमीडिएटली। जैसे ही आपने पेमेंट की, साथ के साथ आपको पेमेंट यहाँ पर रिसीव होनी शुरू हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देखो, परचेज प्राइस इज इमीडिएट एन्युटी इज टू बी पेड इन लम सम इन वन इंस्टॉलमेंट ओनली। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम इमीडिएट एन्युटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितना भी पैसा हमें लगाना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, हमें एक बार में ही करना होता है, एक ही इंस्टॉलमेंट में करना होता है। जैसे कि मान लो अगर 5 लाख आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको 5 लाख रुपए एक साथ ही यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करने जरूरी होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, डेफर्ड एन्युटी। अब डेफर्ड एन्युटी में देखो क्या होता है कि जो आप पैसा लगाते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, पहले तो वो आप इंस्टॉलमेंट में करते हो, यानी कि आप जो है साल दर साल जो है आप यहाँ पर प्रीमियम पे करते हो। आपको एक इंस्टॉलमेंट में पे करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपका मन है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है एक इंस्टॉलमेंट में ही सारा का सारा जो है पैसा पे कर दो, पर कोई कंपल्सरी नहीं होता है। कंपल्सरी नहीं होता, आप अपनी मर्जी से जैसे ही आपको सूटेबल लगता है आप यहाँ पर पे कर सकते हो। क्लियर है आपको। अब डेफर्ड एन्युटी में होता है कि क्योंकि आप प्रीमियम जो है वो फिक्स इंटरवल पर यहाँ पर पे कर रहे हो, तो जो आपको पैसा मिलना स्टार्ट होता है वो भी एक फ्यूचर डेट पे मिलना स्टार्ट होता है। वो टाइम पीरियड आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, डेफर्ड एन्युटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट with the insurance company that promises to pay the owner a regular income or lump sum at some future date। यानी कि अगर आपने आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, ठीक है, 2023 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो डेफर्ड एन्युटी में हो सकता है कि आपको जो है 2033 में जाके जो है रिसीव होना शुरू हो जाए। ठीक है, पर ऐसा इमीडिएट एन्युटी में नहीं होता, इसमें तो जल्दी से आपका शुरू हो ही जाता है। क्लियर है आपको। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप से किसके, हमारे लाइफ इंश्योरेंस के। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है टॉपिक को कवर कर लिया है। तो यहाँ तक हमने बेसिकली क्या सीखा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में सीखा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस भी यहाँ पर पढ़ लिए। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है, ताकि हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम कर पाए। फटाफट से बता दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इंश्योरेंस हेल्प्स टू, जो हमारा इंश्योरेंस होता है वो किस चीज में हमारी हेल्प करता है। पहला ऑप्शन देखो क्या है, प्रिवेंट एडवर्स सिचुएशन फ्रॉम अकरिंग, मतलब कि जो अनफेवरेबल इवेंट्स होने वाले हमारे साथ, ठीक है, उसको रोकता है इंश्योरेंस। दूसरा क्या है, रिड्यूस द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एडवर्स सिचुएशन। इसके अलावा जो हमारा एडवर्स सिचुएशन जो हमें फाइनेंशियल लॉस होता है उसको ये जो है कम करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। या फिर मेक एसेट्स कंटिन्यूसली प्रोडक्टिव, यानी कि जो हमारी एसेट्स है उसको जो है और प्रोडक्टिव बनाता रहता है, ताकि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न मिले। तो आपने बताना कि इंश्योरेंस इन तीनों में से हमें किस चीज़ का हेल्प करता है।
फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, बहुत ही इजी सा यहाँ पर क्वेश्चन है। तो पहला क्या था कि वो सिचुएशन को ही रोक देता है। जैसे मान लो आपने बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई है, तो आपको बिल्डिंग को नुकसान होने से ही रोक देता है, यानी कि अगर आग की इंश्योरेंस कराए तो आग लगना रोक देता है, ऐसा करता है। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिड्यूस द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एडवर्स सिचुएशन। देखो जो जो इवेंट्स होते हैं ना, फ्यूचर में क्या होना है, इस पे किसी भी पर्सन का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, किसी को क्या पता कि बिल्डिंग में कब आग लग जाए, कैसा लग जाए। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कभी भी कोई भी इवेंट को होने से नहीं रोक सकती। उस इवेंट से होने वाले लॉस को कम जरूर कर सकती है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करके, पैसा प्रोवाइड करके, पर उस जो वो हो रहा है उसको रोक नहीं सकती। ठीक है, साथ के साथ हम कोई एसेट के लिए इंश्योरेंस में नहीं करवाते। ठीक है, हम ऐसा नहीं चाहते कि हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, इसीलिए हमने इंश्योरेंस करवाई है। उसके लिए तो फिर मार्केट है, हम वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे ना। तो इंश्योरेंस किस लिए करवाई जाती है, सिर्फ लॉस को कवर करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, बाकी इसमें से कोई भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। तो जिन्होंने डी कहा था एक बारी मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको पॉइंट्स क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल ऑफ डैश इंश्योर दैट एन इंश्योर्ड डज नॉट प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विद द मल्टीपल इंश्योरर्स। यानी कि इसमें से कौन सा हमारा जो है यहाँ पर प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि कोई भी पर्सन जो है वो मल्टीपल इंश्योरेंस से एक ही सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस करवा के प्रॉफिट नहीं कमा सकता। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या वो सब्रोगेशन है, क्या वो कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या वो को इंश्योरेंस है, क्या वो इंडेमनिटी है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, ऑप्शन बी कंट्रीब्यूशन इज अ करेक्ट आंसर। जो सब्रोगेशन है वो क्या कहता था कि जब भी इंश्योरर जो है वो लॉस को कवर कर देगा, तो जो हमारा इंश्योर्ड पर्सन की ऑनरशिप थी वो इंश्योरर कंपनी के पास जो है वो चली जाएगी, आगे का काम वो खुद देखेंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ही बताता था कि हमें जो है साथ में मिलकर जितनी लॉस हुई है उतनी ही अमाउंट यहाँ पर पे करनी है। इंडेमनिटी क्या कहता था कि जितना एक्चुअल लॉस है उससे ज्यादा यहाँ पर पैसा पे नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है इन दोनों के बीच में, क्योंकि दो दो पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है कि प्रॉफिट के लिए नहीं, क्योंकि इंडेमनिटी भी यही बोलता है कि प्रॉफिट के लिए नहीं। पर आपने ध्यान रखना है यहाँ पर बोला गया है मल्टीपल यूजर्स, यानी कि जब मल्टीपल यूजर्स की बात आती है तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमें जो है ये बात बताता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इसमें से कौन सी हमारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। पहला देखो क्या है, प्रोटेक्शन फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें जो हमें प्रोटेक्शन मिलती है, जो लाइफ कवरेज मिलती है, वो सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के लिए मिलता है, जैसे कि 80 साल, 70 साल, 60 साल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट टर्मिनेट्स विद नो मैच्योरिटी वैल्यू। ये जो है जब टर्मिनेट होती है, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड ओवर होता है, तो कोई भी हमें वैल्यू, जीरो वैल्यू यहाँ पर रिसीव होती है। द फेस अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इज पेबल ओनली इफ द इंश्योर्ड डेथ। अगर सामने वाले पर्सन जिसकी इंश्योरेंस करवाई थी उसकी अगर डेथ होगी तो उसी केस में यहां पर पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, डैश पेज अ सम ऑफ मनी इफ द पॉलिसी होल्डर इज स्टिल अलाइव आफ्टर एन एग्रीड पीरियड। यानी कि किसी केस में अगर किसी पर्सन ने यहाँ पर इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है, और जिस पीरियड के लिए उसने इंश्योरेंस करवाई थी, लाइफ इंश्योरेंस करवाई थी, वो पीरियड खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर से वो सर्वाइव रहता है, तो उसको यहाँ पर पैसा मिलता है। कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है यहाँ पर, क्या वो टर्म इंश्योरेंस प्लान है, या फिर होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से, या फिर एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। और यहाँ पर एक और मेरा जर्नल सा क्वेश्चन है आपसे कि हमने तीनों पॉलिसीज यहाँ पर पढ़ी, टर्म इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आपने बताना है कि इसमें से सबसे बेनिफिशियल कौन सा होता है। ठीक है, आंसर के साथ साथ आपने आंसर भी करना है कि इसमें से कौन सा हमारा बेनिफिशियल होता है, ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा होता है, कि आज के समय में हमें कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पर ज्यादा कराने पे ध्यान देना चाहिए। तो आंसर देखो हमारा क्या है, क्वेश्चन 4 का सी, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें एक फिक्स पीरियड के लिए मिलता है, ठीक है, इसमें होल लाइफ के लिए, पर सिर्फ डेथ होने के केस में ही मिलता है, सर्वाइव होने पे नहीं मिलता। ठीक है, और इसमें जो है हमें अगर सर्वाइव भी कर जाता है तो यहाँ पर पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, सम एश्योर्ड, ठीक है, सम एश्योर्ड इन रिटर्न टू द इंश्योर्ड पर्सन पीरियोडिकली एज अ सर्वाइवल बेनिफिट। ठीक है, मतलब कि जो सम एश्योर्ड किया गया था, जो पैसा एश्योर किया गया था इंश्योरेंस कंपनी में, इस वो जो पर्सन है जो जिसने इंश्योरेंस करवाई थी उसको पेरियोडिकल बेसिस पे सर्वाइवल बेनिफिट मिलता रहता है, मतलब कि कुछ कुछ पैसा जो है यहाँ पर कैशबैक में मिलता रहता है। तो आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा इसका, कौन सी पॉलिसी है। ठीक है, मतलब कि
पैसा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है, फिर लास्ट में पूरा पैसा मिल जाता है। तो आंसर आपको पता लग ही गया होगा यहाँ पर। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, मनी बैक प्लान और कैश बैक प्लान, क्योंकि दोनों को ही जो है यहाँ पर एक साथ बोला जाता है, चाहे आप इसको मनी बैक प्लान बोल रहे हो या कैश बैक प्लान बोलो तो सेम ही बात है। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के बता देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स की अब क्या करें। ठीक है, तो आपने ऑप्शंस देख लेने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो मैंने बेनिफिशियल का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो आपने तीनों ही पढ़े, तीनों में देखो हर किसी के कुछ एडवांटेजेस हैं कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि किसी का ज़्यादा बेनिफिट है कभी लॉस है, तो पर्सन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। किसी को एंडोमेंट प्लान अच्छा लगता है, किसी को टर्म प्लान जो है अच्छा लगता है। तो वो आपने जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, जनरल नॉलेज की बात है, जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो आपने पूरी टर्म एंड कंडीशन देख के जो सूटेबल होगा वही आपने यहाँ पर जो है लेनी है। तो यहाँ पर जो आज का हमारा लेक्चर था वो यहाँ पर ओवर होता है। ठीक है,